हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG11 अमेरिकन नॉवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5। हाउ डज फिट्जजेरल्ड ब्रिंग आउट द आइडिया ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेंटलमैन इन द ग्रेट गैट्सबी? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड ने अपने नोवेल द ग्रेट गैट्सबी में क्लास कॉन्शियसनेस यानी सामाजिक वर्ग और उनके फर्क को कैसे दिखाया है। साथ ही हमें यह भी बताना है कि जेंटलमैन होने का मतलब नोवेल के कैरेक्टर्स के जरिए कैसे डिफाइन या चैलेंज किया गया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। द ग्रेट गैट्सबी एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड का एक ऐसा नोवेल है जो 1920 के अमेरिकन सोसाइटी के ग्लैमर के पीछे छुपी हिपोक्रेसी और मोरल डिके को एक्सपोज करता है। इस नोवेल में क्लास डिवाइड, वेल्थ और सोशल पावर के इश्यूज को बहुत गहराई से दिखाया गया है। फिट्जजेरल्ड के लिए जेंटलमैन वो नहीं है जिसके पास पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास कैरेक्टर और वैल्यूज है। यह थीम पूरा नॉवल ड्राइव करती है। मेन बॉडी। 1. क्लास कॉन्शियसनेस और सोशल डिवीजन। फिट्जजेरल्ड ने सोसाइटी को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है: ओल्ड मनी, ईस्ट एग, न्यू मनी, वेस्ट एग, और वर्किंग क्लास, वैली ऑफ एशेस। टॉम और डेजी ब्यूकैनन पुराने अमीर लोग हैं जिनके पास पावर है पर इंसानियत नहीं। जय गैट्सबी नए अमीर क्लास का सिंबल है। उसने खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाया पर उससे कभी एलीट सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया। विल्सन फैमिली गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो सबके बीच पिस जाते हैं। ईस्ट एग और वेस्ट एग के बीच का फर्क एक सिंबॉलिक वॉल है जो क्लास बैरियर को दिखाता है। एग्जाम्पल, गैट्सबी के ग्रैंड पार्टीज में सब आते हैं पर कोई उसका दोस्त नहीं बनता। यह शो करता है कि क्लास बाउंड्री सिर्फ पैसा से नहीं टूट सकती। 2. गैट्सबी का ड्रीम और अपर क्लास का अल्यूजन। गैट्सबी का सपना सिर्फ डेजी को पाना नहीं है, बल्कि उसके जरिए एलीट क्लास का हिस्सा बनना भी है। उसके लिए पैसा एक पासपोर्ट है हाई सोसाइटी में घुसने का, पर वो ये नहीं समझता कि उसके जैसे सेल्फ मेड लोगों को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। डेजी के लिए स्टेटस और बैकग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, प्यार नहीं। गैट्सबी का लग्जूरियस मैंशन और ड्रेसिंग स्टाइल उसके क्लास इमिटेशन का सिंबल है। पॉइंट। गैट्सबी के लिए क्लास कॉन्शियसनेस एक ऑब्सेशन बन जाता है जिसमें वो खुद अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है। 3. जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट जन्म से नहीं, आचरण से। फिट्जजेरल्ड के नोवेल में जेंटलमैन होने का कॉन्सेप्ट वेल्थ और मोरालिटी के बीच कॉन्ट्रास्ट करता है। टॉम ब्यूकैनन अमीर है पर रूड, एरोगेंट और रेसिस्ट है। वो कभी भी रियल जेंटलमैन नहीं बन सकता। गैट्सबी चाहे इल्लीगल बिजनेस करता हो पर उसके मैनर्स और रिस्पेक्ट जेन्युइन है। निक कैरेवे एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, ऑनेस्ट, बैलेंस्ड और मॉरली स्ट्रॉन्ग। फिट्जजेरल्ड के नजरिए से वही असली जेंटलमैन है। इंटरप्रिटेशन। नॉवल यह सजेस्ट करता है कि रियल जेंटलमैन वो है जो इंसानियत और इंटीग्रिटी रखता हो, ना कि पैसा और लिनिएज। 4. फिट्जजेरल्ड का क्रिटिक, अमेरिकन ड्रीम का मिथ। नॉवल अमेरिकन ड्रीम के कॉलेप्स को दिखाता है। हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से सक्सेस मिलने की जगह यहां वेल्थ और करप्शन डोमिनेट करते हैं। गैट्सबी ने अपना ड्रीम प्योर सिंसियरिटी से फॉलो किया पर उससे सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया। डेजी और टॉम जैसे लोग सिर्फ अपने कंफर्ट और क्लास में ही सिक्योर रहते हैं। क्वोटेशन। निक के वर्ड्स, दे वर केयरलेस पीपल, दे स्मैश्ड अप थिंग्स एंड क्रीचर्स एंड देन रिट्रीटेड बैक इनटू देयर मनी। यह लाइन क्लास प्रिविलेज और मोरल बैंक्रप्सी को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। कंक्लूजन लाइन्स। द ग्रेट गैट्सबी एक मिरर है जिसमें क्लास और मोरालिटी दोनों की सच्चाई नजर आती है। फिट्जजेरल्ड के लिए जेंटलमैन वो है जो ऑनेस्ट और कंपैशनेट हो, ना कि सिर्फ रिच। गैट्सबी की डेथ ये दिखाती है कि सोसाइटी ने एक जेन्युइन इंसान को उसके क्लास के बेस पर रिजेक्ट कर दिया। नॉवल का मैसेज है, रियल क्लास हमेशा कैरेक्टर से आती है, पैसा से नहीं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Bring out the significance of the imagery and symbolism in House Maid of Dawn. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि एन स्कॉट मोम्दाई ने अपने नोवेल हाउस मेड ऑफ डॉन में इमेजरी और सिंबलिज्म का उस कैसे किया है। हमें बताना है कि ये दोनों टेक्निक्स कैसे थीम्स जैसे आइडेंटिटी, स्पिरिचुअलिटी, एलियनेशन और ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी को एक्सप्रेस करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हाउस मेड ऑफ डॉन 1968 एन स्कॉट मोम्दाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है जो नेटिव अमेरिकन लिटरेचर का एक लैंडमार्क माना जाता है। इस नॉवल को 1969 में पुलित्जर प्राइज मिला था। कहानी एबल नाम के एक नेटिव अमेरिकन लड़के के आसपास घूमती है जो अपनी कल्चरल रूट्स और मॉडर्न दुनिया के बीच फंसा हुआ है। मोम्दाई ने पावरफुल इमेजरी और सिंबलिज्म का उस करके एबल के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट और उसके हीलिंग जर्नी को दिखाया है। यह नॉवल नेचर और स्पिरिचुअलिटी के जरिए आइडेंटिटी की सर्च को एक्सप्लोर करता है। मेन बॉडी। 1. नेचर इमेजरी और उसका सिंबॉलिक अर्थ। मोम्दाई ने नेचर इमेजरी जैसे माउंटेन, सनराइज, रेन और एनिमल्स का यूज एबल के इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेट को दिखाने के लिए किया है। डॉन यानी सुबह का उजाला एक सिंबॉलिक इमेज है जो रिन्यूअल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है। नॉवल का टाइटल हाउस मेड ऑफ डॉन एक नावाहो प्रेयर से लिया गया है जो हार्मनी और बैलेंस का सिंबल है। जब एबल रिचुअल्स में या हंटिंग सीन्स में होता है तब नेचर इमेजरी उसके और उसके एंसेस्टर्स के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाती है। 2. जर्नी और एलियनेशन का सिंबलिज्म। नॉवल का स्ट्रक्चर खुद एक जर्नी को सिंबलाइज करता है, फ्रैगमेंटेशन से लेकर होलनेस तक। लॉस एंजलिस के सीन्स मैकेनिकल और कंफ्यूजिंग इमेजरी से भरे हुए हैं जो एलियनेशन और आइडेंटिटी लॉस को दिखाते हैं। जब एबल अपने गांव लौटता है तो नेचुरल इमेजरी दोबारा वापस आती है जो हीलिंग और बिलोंगिंग को रिप्रेजेंट करती है। लास्ट सीन में जब एबल दवन के टाइम दौड़ता है तो वो एक सिंबॉलिक एक्ट है, एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग और अपने रूट से मिलने का प्रोसेस। 3. एनिमल इमेजरी और मिथिक सिंबलिज्म। नोवेल में एनिमल्स जैसे ईगल, हॉर्स और स्नेक सिंबॉलिक मीनिंग्स रखते हैं। ईगल विजडम और डिवाइन कनेक्शन का सिंबल है। एबल का उससे रिलेटेड रिचुअल एक सैक्रेड एक्ट है। हॉर्स फ्रीडम और वाइटैलिटी का साइन है। जब एबल उससे खो देता है तो वो उसकी फ्रीडम के लॉस का इंडिकेटर है। मोम्दाई ने इन एनिमल सिंबल्स के जरिए नेटिव मिथ्स और मॉडर्न रियलिज्म को कंबाइन किया है जिससे एक साइक्लिक और स्पिरिचुअल नैरेटिव बनता है। 4. रिलीजियस और रिचुअल सिंबलिज्म। नोवेल में क्रिश्चियन और नेटिव सिंबल्स दोनों का उस किया गया है। क्रॉस और सुन सिंबल एक टेंशन दिखाते हैं दोनों बिलीफ सिस्टम्स के बीच। हाउस मेड ऑफ डॉन फ्रेज और सेरेमोनियल डांसेस स्पिरिचुअल हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जब एबल एंड में रिचुअल में पार्टिसिपेट करता है तब वो एक स्पिरिचुअल रीबर्थ का सिंबल बन जाता है, अपनी आइडेंटिटी वापस पाने का मोमेंट। कंक्लूजन। हाउस मेड ऑफ डॉन में इमेजरी और सिंबलिज्म सिर्फ डेकोरेटिव नहीं बल्कि एसेंशियल एलिमेंट्स है। यह नॉवल एबल के एलियनेशन से लेकर उसके सेल्फ डिस्कवरी तक के सफर को सिंबॉलिकली दिखाता है। नेचर, एनिमल्स और रिचुअल्स के जरिए मोम्दाई ने फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स को कनेक्ट किया है। नॉवल ये बताता है कि अपनी आइडेंटिटी और हीलिंग सिर्फ अपनी कल्चर और रूट्स से जुड़कर ही मिल सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Discuss the narrative strategies that Faulkner employs in Light in August. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विलियम फॉकनर ने अपने नोवेल लाइट इन अगस्त में कौन से नैरेटिव टेक्निक्स यूज किए हैं। मतलब, उन्होंने कहानी सुनने का क्या तरीका अपनाया है, जैसे मल्टीपल नरेटर्स, टाइम का उल्टा सीधा सीक्वेंस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। हमें यह भी समझाना है कि ये टेक्निक्स नोवेल के थीम्स और कैरेक्टर्स को कैसे गहराई देती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। विलियम फॉकनर का नॉवल लाइट इन अगस्त 1932 एक बहुत हाई पावरफुल और कॉम्प्लेक्स अमेरिकन नॉवल है। ये नॉवल सिर्फ रेस, आइडेंटिटी और मोरालिटी जैसे टॉपिक्स पर ही नहीं बल्कि अपनी नैरेटिव स्टाइल के लिए भी फेमस है। फॉकनर ने इस नॉवल में मल्टीपल नरेटर्स, नॉनलिनियर टाइम ऑर्डर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और फ्रैगमेंटेड स्टोरी टेलिंग का यूज किया है। यह टेक्निक्स कैरेक्टर्स के इनर इमोशंस और सोसाइटी के कॉन्ट्रडिक्शंस को दिखाती है। फॉकनर की राइटिंग मॉडर्निस्ट स्टाइल से प्रभावित है, जैसे जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स। मेन बॉडी। 1. मल्टीपल नरेटर्स और शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स। फॉकनर एक ही नरेटर पर डिपेंड नहीं करते, वो कहानी को कई लोगों के नजरिए से दिखाते हैं। जैसे जो एक क्रिसमस की स्टोरी अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू बताई गई है,
कहीं टाउन्स पीपल के थ्रू, कहीं नरेटर के थ्रू और कहीं जो के अपने मेमोरीज के जरिए। इससे रीडर्स को एक ही इंसिडेंट के मल्टीपल मीनिंग समझने को मिलते हैं। यह टेक्निक दिखाती है कि कैसे सोसाइटी के प्रेजुडिस और सोच रियलिटी को तोड़ मद कर दिखाते हैं। 2. नॉनलिनियर क्रोनोलॉजी, टाइम का उल्टा सीक्वेंस। फॉकनर की कहानी सीधे तरीके से नहीं चलती, इवेंट्स को फ्लैशबैक्स और मेमोरीज के थ्रू बताया गया है। यह नॉनलिनियर स्टाइल दिखाता है कि कैसे पास्ट हमेशा प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जो क्रिसमस का वायलेंट पास्ट और लेना ग्रोव की जर्नी एक पॉइंट पर आके मिलती है, पर समझने के लिए रीडर को टाइमलाइन जोड़ना पड़ता है। इस स्टाइल से फॉकनर रीडर को एक्टिवली एंगेज करते हैं, मतलब रीडर खुद कहानी का मीनिंग क्रिएट करता है। 3. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। फॉकनर के कैरेक्टर्स के थॉट्स और फीलिंग्स डायरेक्टली उनके माइंड के फ्लो में दिखाए गए हैं। यह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल उनके इमोशंस और कंफ्यूजन को नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस करता है। जैसे जोए क्रिसमस के अंदर का रेशियल कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी क्राइसिस रीडर को डायरेक्टली एक्सपीरियंस होता है। इस टेक्निक से फॉकनर कैरेक्टर्स को और ज्यादा ह्यूमन और रियल बनाते हैं। 4. सिंबलिज्म और इमेजरी का उस। फॉकनर ने अपने नैरेटिव में सिंबल्स और इमेजरी का बहुत आर्टिस्टिक यूज किया है। लाइट और डार्कनेस का कॉन्ट्रास्ट मोरल और रेशियल इश्यूज को दिखाता है, जबकि फायर डिस्ट्रक्शन और प्योरिफिकेशन दोनों का सिंबल है। लैंडस्केप और वेदर का डिस्क्रिप्शन भी कैरेक्टर्स के इमोशनल स्टेट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे गर्म और डस्टी एनवायरनमेंट उनके इनर टेंशन को दिखाता है। ये सब एलिमेंट्स फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर को एक इमोशनल यूनिटी देते हैं। 5. ओमनिसिएंट नरेटर और इंटीरियर मोनोलॉग का ब्लेंड। फॉकनर कभी एक ओमनिसिएंट, सब जानता हुआ नरेटर यूज करते हैं और कभी कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स को डायरेक्टली दिखाते हैं। इस कॉम्बिनेशन से स्टोरी एक डायनामिक स्ट्रक्चर लेती है, कहीं एक्सटर्नल वर्ल्ड दिखाई देती है और कहीं इंटरनल इमोशन। यह ब्लेंड इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है, जो नोवेल का मेन थीम है। कंक्लूजन। लाइट इन ऑगस्ट में फॉकनर की नैरेटिव स्ट्रैटेजी सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि मीनिंग का मैं हिस्सा है। उनका फ्रैगमेंटेड और मल्टी पर्सपेक्टिव नरेशन रीडर्स को सोचने पर मजबूर करता है और थीम्स ऑफ रेस, आइडेंटिटी और लोनलीनेस को और गहरा बना देता है। नॉवल एक पजल जैसा है, जिसे रीडर को खुद कंप्लीट करना पड़ता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Critically analyze the character of Holden Caulfield. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें द कैचर इन द राई के मेन कैरेक्टर होल्डन कॉलफील्ड का डिटेल्ड एनालिसिस करना है। हमें उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसकी सोच, उसके कन्फ्लिक्ट्स और उसके थ्रू नॉवल के मेन थीम्स को समझाना है, जैसे एलियनेशन, इनोसेंस और रिबेलियन। आंसर। इंट्रोडक्शन। होल्डन कॉलफील्ड J.D. सैलिंजर के नॉवल द कैचर इन द राई का नरेटर और मैं कैरेक्टर है। यह कैरेक्टर मॉडर्न अमेरिकन फिक्शन का एक सिंबॉलिक फिगर बन गया है, एक ऐसे यंग लड़के का जो दुनिया की हिपोक्रेसी और मटेरियलिज्म से परेशान है। सैलिंजर ने होल्डन के थ्रू यूथ के कंफ्यूजन, लोनलीनेस और एक ऑनेस्ट लाइफ के सर्च को दिखाया है। होल्डन कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो इनोसेंट भी है और सिनिकल भी, इमोशनल भी है और डिफेंसिव भी। मेन बॉडी। 1. होल्डन एक एडोलेसेंट रिबेलियन की आवाज। होल्डन हर चीज में फोनीनेस ढूंढता है, उससे लोगों का फेक बिहेवियर पसंद नहीं आता। उसकी रिबेलियन एक इमोशनल रिबेलियन है, फिजिकल नहीं। वो सोसाइटी के फॉल्स वैल्यूज को रिजेक्ट करता है। उसका हर स्कूल से निकला जाना इस बात का प्रूफ है कि वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाता। जैसे उसका लाइन, पीपल नेवर नोटिस एनीथिंग, उसके फ्रस्ट्रेशन और सेंसिटिविटी को दिखाता है। 2. उसकी एलियनेशन और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। होल्डन एक डीपली डिस्टर्ब्ड और लोनली कैरेक्टर है। उसकी एलियनेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे वो अपने इमोशनल पेन से बचना चाहता है। उसके भाई एली की डेथ ने उसकी साइकी पर बहुत गहरा असर डाला है। एली के इनोसेंस को वो हमेशा आइडियलाइज करता है। वो लोगों से कनेक्शन चाहता है पर उन्हें दूर भी करता है, जैसे सैली हेज और मिस्टर एंटोलिनी के साथ। नॉवल के एंड तक उसका नर्वस ब्रेकडाउन एक आइडेंटिटी क्राइसिस को रिप्रेजेंट करता है, जो एडोलेसेंस का एक नेचुरल फेज है। 3. इनोसेंस और द कैचर इन द राई का सिंबल। होल्डन का सबसे बड़ा ड्रीम है बच्चों को एक क्लिफ से गिरने से बचाना, मतलब उन्हें इनोसेंस खोजने से बचाना। उसके लिए बचपन सच्चाई और प्योरिटी का सिंबल है, जबकि एडल्टहुड हिपोक्रेसी का।
उसकी छोटी बहन फीबी के साथ सीन्स में उसकी इमोशनल साइड और लव फॉर इनोसेंस क्लियरली दिखाई देती है। ये उसे एक ट्रैजिक बट नोबल कैरेक्टर बनाता है जो खुद हर्ट है पर दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। 4. होल्डन एज अ मॉडर्न एंटी हीरो। होल्डन ट्रेडिशनल हीरो नहीं है। वो कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है और सक्सेस नहीं पाता, लेकिन यही उसकी ब्यूटी है। उसकी जर्नी एक मॉडर्न यूथ की जर्नी है जो पोस्ट वॉर सोसाइटी में मीनिंग ढूंढ रहा है। सैलिंजर ने उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेशन के जरिए एक ऑनेस्ट और रॉ इनर वर्ल्ड दिखाए है। होल्डन एक एग्जिस्टेंशियल हीरो बन जाता है जो एक हिपोक्रिटिकल दुनिया में सिंसियरिटी की तलाश कर रहा है। 5. नैरेटिव स्टाइल और सिंबलिज्म। फर्स्ट पर्सन नरेशन से रीडर डायरेक्टली होल्डन के इमोशंस और थॉट प्रोसेस को फील कर सकता है। उसका कैजुअल टोन और रेपिटेशन उसके मेंटल स्ट्रगल को दिखाता है। रेड हंटिंग हैट इंडिविजुअलिटी का सिंबल है, म्यूजियम परमानेंस का, और डक्स क्यूरियोसिटी और सर्वाइवल के। ये सिंबल्स उसके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को और गहरा बनाते हैं। कंक्लूजन। होल्डन कॉलफील्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हर जनरेशन रिलेट कर सकती है। उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, लोनलीनेस और ट्रूथ की सर्च उससे एक यूनिवर्सल सिंबल बना देती है। सैलिंजर ने उसके थ्रू दिखाया है कि एडोलेसेंस एक इमोशनल स्ट्रगल का टाइम होता है जहां इनोसेंस और मैच्योरिटी के बीच इंसान खो जाता है। होल्डन का कैरेक्टर हमें ह्यूमैनिटी और ऑनेस्टी की वैल्यू समझाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।